तो अगर आप सबको याद होगा तो पिछली वीडियो में हमने बहुत अच्छे से इनेट इम्यून सिस्टम या कह लीजिए नेचुरल इम्यूनिटी को भयंकर तरीके से क्लियर कर लिया था। आज की वीडियो में उसी के आगे की टॉपिक को क्लियर करेंगे, एक्वायर्ड इम्यूनिटी या एडॉप्टिव इम्यूनिटी को क्लियर करेंगे। उससे पहले हम ये जानेंगे कि जो नेचुरल इम्यूनिटी या जो इनेट इम्यूनिटी थी उसमें जो जो सेल्स आपकी हेल्प करते थे उनके बारे में ज़रा सा जानना रह गया था। उसमें भी हम कुछ सेल्स के बारे में जाने थे, लेकिन आज से उसको हम फिर से थोड़ा एक बार रिवाइज कर लेंगे और उसके बाद हम अपनी एक्वायर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि इनेट इम्यूनिटी के अंदर कौन कौन से सेल आपके पार्टिसिपेट करते हैं और उनके क्या काम होते हैं, ज़रा समझिए। पहला आपको हमने बताया था फैगोसाइटस, याद होगा ही। ये हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा होता है। जो भी फॉरेन सब्सटेंस दिख जाता है इसको, या इसे इसे हाथ बढ़ा के इसे घेर के फटाक से अपने अंदर कर लेता है, फिर उसको निगल जाता है और उसको फिर डिस्ट्रॉय कर देता है। ये चीज़ मैंने आपको फिगर के जरिए भी बताई थी। ये काम, ये जो प्रोसेस है, ये क्या कहलाता है? ये फैगोसाइटस कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा हमने आपको मस्ट सेल के बारे में बताया था। वो भी बताया था कि जो ये मस्ट सेल है वो घाव को भरने में बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर का काम करता है और साथ ही साथ जो घाव होता है उस घाव की सुरक्षा करता है इन्फेक्शन से। ठीक है, यानी कि मस्ट सेल घाव को भरने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है और साथ ही साथ घाव पे किसी प्रकार का इन्फेक्शन न फैले, कहीं से कोई दिक्कत परेशानी ना हो, इसका ध्यान देता है। ध्यान देने वाला मस्ट सेल है। ठीक है, थर्ड पे आता है न्यूट्रोफिल्स। अब ये न्यूट्रोफिल्स क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि ये दाने दाने के समान आप कह सकते हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं या स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं इसमें बहुत सारे, यानी कि जो आपका न्यूट्रोफिल्स होता है वो बहुत सारे ग्रैन्यूल्स से मिलकर बना होता है। अब मैंने आपसे कहा था कि ग्रैन्यूल्स क्या होता है, ये तो आपको पता नहीं होगा। तो ग्रैन्यूल्स को आप ऐसे समझिए कि बहुत सारे छोटे छोटे दानों से मिलकर आपका न्यूट्रोफिल्स बना होता है, जो नेचर में बहुत टॉक्सिक होता है, बहुत जहरीला होता है। और जो कोई भी पैथोजन इस न्यूट्रोफिल्स के कांटेक्ट में आता है उनको सीधा ये टपका डालता है। यानी कि सीधा सा कॉन्सेप्ट है, हमसे भिड़वा तो बचना पैबा वाला कॉन्सेप्ट के हिसाब से न्यूट्रोफिल चलता है। जो उसके सामने आता है, कहानी खत्म, कहानी खत्म। इसी से मिलता जुलता इस्नोफिल्स भी है, वो भी ऐसा ही सन की है। वो भी हाईली टॉक्सिक प्रोटीन का सेक्रेशन करता है, हाईली टॉक्सिक प्रोटीन के सेक्रेशन से बना होता है। जौन भी बैक्टीरिया पैरासाइट इसके कांटेक्ट में आते हैं सीधा धड़ से अलग, कहानी खत्म, मार डाल के खा पी के ख़त्म कर देते हैं। क्या बताएं आपको। बसोफिल्स के भी साथ ऐसा है, बस फ़र्क ये है कि ये मल्टी सेलुलर पैरासाइट को, मल्टी सेलुलर ना कि आपका यूनिसेलुलर, जो मल्टी सेलुलर पैरासाइट भी मिल जाते हैं उनको भी मारना आता है, अटैक कर देता है उनके ऊपर। क्या करेंगे, सब कोई मार ही तो रहे हैं। तो इनके अंदर से, ये जो बसोफिल्स है, इनके अंदर से हिस्टामाइन नामक प्रोटीन रिलीज होता है जो मल्टी सेलुलर पैरासाइट को मारने का काम करता है, किल करने का काम करता है। कितना प्यार से बताएं, ये सब नहीं समझ में आएगा, ये सब एक एक लाइन की चीज़ है, कैसे नहीं समझ में आएगी। नेचुरल किलर सेल, इसी को कहते हैं एनके सेल। ये क्या कहता है, ये देखिए, ये करता है कि ये जो इन्फेक्शन फैल रहा होता है ना, उस इन्फेक्शन फैलने वाली जो ये प्रोसेस है उसको रोकने का काम करता है। और उसके बाद जो सेल इन्फेक्टेड होती है उसी सेल को धर के अब पकड़ के मुड़िया ईट देता है, यानी कि उसको मार डालता है। यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यानी कि एनके सेल यानी कि नेचुरल किलर सेल का पहला तो काम यह है कि जहाँ से इन्फेक्शन फैल रहा है उसको रोको भैया, फैलने मत दो, ये काहे फैल रहा है इसको रोको, मना करो, काहे संकट है। दूसरा काम, जो सेल इन्फेक्टेड है उस इन्फेक्टेड सेल को सबसे पहला काम है कि डिस्ट्रॉय करा, रोका है, कि मारा, जल्दी मारा, यह फैलावत है, यह कुल रोग का जड़ है। तो ये लिए नेचुरल किलर सेल यानी कि एनके सेल यही अपना मेन काम करके बड़ा खुशी से अपना जीवन व्यतीत करता है। अब आपकी आती है डेंट्रिक सेल। अब ये डेंट्रिक सेल क्या करती है, जरा इसके बारे में समझिए। पता नहीं, पर लेकिन काहे पता नहीं हमें ऐसा फील हो रहा है कि हम इंग्लिश ना पढ़ रहा, लोग मने मन गुस्सात हुई हैं। ठीक है, हम पढ़ देता, आपसे ध्यान दीजिएगा। तो डेंट्रिक सेल में क्या कह रहा है, दीज आर लोकेटेड इन द टिश्यू that are the point for initial infection. These cells sense the infection and send the message to the rest of the immune system by एंटीजन प्रेजेंटेशन। देखिए, सिंपल सी बात है, जो डेंट्रिक सेल है ये हमारे टिश्यू में लोकेटेड होती है, टिश्यू में प्रेजेंट होती है, ऐसे समझिए, मोटा मोटा समझिए ना। और ये प्रारंभिक इन्फेक्शन की, इनिशियल इन्फेक्शन की जो स्टार्टिंग होती है, जहाँ से इन्फेक्शन की स्टार्टिंग होती है, उस पॉइंट को पहचानने का काम करता है। और जब उसको सेंस
सेंस कर लेता है, जब उसको फील कर लेता है, पहचान कर लेता है, तो मैसेज भेजता है। किसको? आपके बचे हुए इम्यून सिस्टम को मैसेज भेजता है। ध्यान से समझिएगा और ध्यान से सुनिएगा। मैसेज में डेंड्रिटिक सेल लिखता है, प्री इम्यून दीदी, आई बेग टू से दैट आवर बॉडी में एक जगह इन्फेक्शन फैलने की स्टार्टिंग हो रही है, और अगर ये इन्फेक्शन फैल गया तो इससे आपके शरीर की बहुत हानि होगी। तो कृपया करके जल्द से जल्द आप इस इन्फेक्शन के बारे में सोचें कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। आपका आज्ञाकारी, प्यारा दुलारा, दुख का मारा डेंड्रिटिक सेल। यानी कि एक तरीके से मोटा मोटा हम ये कह सकते हैं कि डेंड्रिटिक सेल आपके मैसेज को पहुंचाने का काम करता है कि देखिए भैया इस पार्ट पे दीदी, भैया दीदी ए पार्ट पे देखा फैल रहा है, तनी ध्यान दा, नहीं तो पूरे दहिया भर में फैल जाए तो दिक्कत हो जाए बाद में हमें कि गरीबा के देखा बताइबो ना कहीं ना कि का भैया रहा। तो इस तरीके से यहाँ पे आपकी इनेट इम्यूनिटी या कह लीजिए नेचुरल इम्यूनिटी की कहानी खत्म होती है। हम बात करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। हमें बहुत अच्छे से पता है कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी जन्मजात नहीं होती है, यानी कि बर्थ के समय से ही हमारे अंदर नहीं होती है। यह इम्यूनिटी ओवरऑल टाइम के साथ साथ धीरे धीरे डेवलप होती जाती है। धीमे धीमे जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, ये इम्यूनिटी जिस तरीके से रोगों से डिजीज से लड़ती जाती है, अपने अंदर इम्यूनिटी क्रिएट करती जाती है, एक्वायर्ड करती जाती है, अडॉप्ट करती जाती है, नई नई इम्यूनिटी बनाती जाती है। ठीक है, तो आइए इसे इंग्लिश में पढ़ते हैं, धीमे धीमे समझा देते हैं, कहानी खत्म हो जाएगी, प्यार से समझ में आ जाएगा। तो इसके बारे में लिखना तो बहुत ही सिंपल है। तो देखिए फारसी लैंग्वेज आपसे क्या कह रही है, समझिएगा। एक्वायर्ड इम्यूनिटी या एडॉप्टिव इम्यूनिटी जो है इज द इम्यूनिटी दैट आवर बॉडी एक्वायर्स और गेन्स ओवर द टाइम। यानी कि इस बात समझ में आई गई कि ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी या एडॉप्टिव इम्यूनिटी है वो हमारी बॉडी के द्वारा टाइम के हिसाब से गेन की जाती है, प्राप्त की जाती है, एक्वायर की जाती है। यानी कि जैसे जैसे हमारा टाइम बीतता जाता है, बड़े होते जाते हैं, ये इम्यूनिटी हम धीमे धीमे गेन करते जाते हैं, प्राप्त करते जाते हैं, या ये इम्यूनिटी हमारे बॉडी के अंदर धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो सिंपल सा कहना है कि हमारी बॉडी जो है वो इस प्रकार की इम्यूनिटी को क्या करती है, प्राप्त करती है, धीमे धीमे प्राप्त करती है। कहती है बच्ची आ रहा है, मतलब आवा ना, गुस्सा जिनकर आवा। इसके बाद लिखा है अनलाइक द इनेट इम्यूनिटी दिस इज नॉट प्रेजेंट बाय बर्थ। ये आपकी इनेट इम्यूनिटी की तरह बर्थ से ही प्रेजेंट ना होती है, ये बढ़ते हुए टाइम के साथ आती है हमारी बॉडी के अंदर। इसको बुलाया जाता है कि हमारा लल्ली गुस्सा जिनकर आवा बच्ची आवा दहिया में समा जा। एक तरीके वाली कॉन्सेप्ट से धीमे धीमे हमारे अंदर आती जाती है, धीरे धीरे अलग अलग प्रकार की इम्यूनिटी हमारे अंदर डेवलप होती जाती है। द एबिलिटी ऑफ द इम्यून सिस्टम टू अडॉप्ट इटसेल्फ टू डिजीज एंड टू जनरेट पैथोजन स्पेसिफिक इम्यूनिटी इज टर्म एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। यानी कि यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि जो ये इम्यून सिस्टम है इसकी ये एबिलिटी होती है कि ये डिजीज के हिसाब से खुद को अडॉप्ट करती है। ठीक है, यानी कि उस डिजीज को अडॉप्ट करती है और उसके हिसाब से, यानी कि जिस भी प्रकार का डिजीज होता है या जिस भी प्रकार के पैथोजन की वजह से वो डिजीज हुआ होता है, उसी प्रकार के पैथोजन को किल करने के लिए, ख़त्म करने के लिए एक स्पेसिफिक इम्यूनिटी को डेवलप करता है। यानी कि जैसा पैथोजन होता है उसी पैथोजन के अनुसार ही स्पेसिफिक, एक विशिष्ट, एक स्पेशल इम्यूनिटी को डेवलप करता है और उसी से उसको किल करता है या मारने का काम करता है। तो इस प्रकार की ही इम्यूनिटी को हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। और आगे लिखा है इट इज़ आल्सो नोन एज अ एडॉप्टिव इम्यूनिटी, और इसी वजह से इससे एडॉप्टिव इम्यूनिटी के नाम से भी जाना जाता है। रीजन वही है कि जो पैथोजन आता है उसको एडॉप्ट करता है और उसके अनुसार, उसी के जैसा जो उसके ऊपर वर्क करे, स्पेसिफिक इम्यूनिटी डेवलप करता है और उसके बाद उसकी कहानी को खत्म करता है। इसी वजह से ये क्या कर रहा है, एडॉप्ट करके अपनी इम्यूनिटी को बना रहा है। तो एडॉप्टिव इम्यूनिटी हो गई। बात तुमको समझ में आ गई? मेरे ख्याल से बिल्कुल आ गई होगी। तो इस तरीके से एडाप्टिव इम्यूनिटी को बहुत अच्छे से हमने समझ लिया। चलिए अब आगे देखिए। द इम्यून सिस्टम ऑफ आवर बॉडी आइडेंटिफाइज द पैथोजन विच हैव इनकाउंटर्ड इन द पास्ट। यानी कि सिंपल सी बात है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है हमारी बॉडी का, वो जो अगर पहले कभी पास्ट में कोई पैथोजन के ऊपर इनकाउंटर किया होता है उसको वो आइडेंटिफाई करने का काम करता है। उसको पहचान जाता है कि हाँ ये जो आपका पैथोजन है इससे मेरा सामना पहले भी हो चुका है भैया, हम इसको जानते पहचानते हैं। ठीक है,
इट इज़ मेनली कॉज्ड व्हेन अ पर्सन कम्स इन अ कॉन्टैक्ट विद द पैथोजन। जब कोई इंसान पैथोजन यानी कि जब कोई पर्सन पैथोजन के कॉन्टैक्ट में आता है तो ये फैल जाता है, और क्या है, तो नॉर्मल सी बात है। और बॉडी स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज टू इनगल्फ द पैथोजन एंड डिस्ट्रॉय इट्स एंटीजन, यानी कि जो हमारी बॉडी है वो एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करती है ताकि जो हमारी बॉडी के अंदर पैथोजन है यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वायरस है, बैक्टीरिया है, जो भी कोई है, वो उसको क्या करे, ये जो एंटीबॉडी है वो उसको निकल जाए, यानी कि उसको घोट जाए, सीधा खा जाए और उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करे। ठीक है, और एक बार जब ये किसी के ऊपर इनकाउंटर कर देती है, अटैक कर देती है, जब पहली बार किसी भी पैथोजन के ऊपर ये इनकाउंटर करती है, अटैक करती है, तो ये हमारा इम्यून सिस्टम की तरफ से आया हुआ पहला रिस्पांस होता है। इसी वजह से हम इसे प्राइमरी रिस्पांस की नाम से जानते हैं। जब किसी पैथोजन के ऊपर वो पहली बार फर्स्ट टाइम अटैक करता है, इनकाउंटर करता है, तो वो आपका प्राइमरी रिस्पांस कहलाता है। रीज़न, चूँकि ये हमारे इम्यून सिस्टम के द्वारा सबसे पहली बार उसके प्रति रिस्पांस किया गया है। तो जब कभी भी किसी पैथोजन के ऊपर फर्स्ट टाइम कोई इनकाउंटर करता है, अटैक करता है कोई, तो वो क्या कहलाता है, प्राइमरी रिस्पांस कहलाता है। और जब उसी के ऊपर सेकेंड टाइम करता है तो वो सेकेंडरी रिस्पांस कहलाएगा। ख़त्म। फिर तो धीमे धीमे उसको आदी हो जाता है, उसको पता चल जाता है कि हमको भैया जब इस तरीके का पैथोजन आएगा तो किस तरीके से बिहेव करना है, क्योंकि पता ही है इसकी सबसे अच्छी एबिलिटी यही है कि ये किसी भी पैथोजन के खिलाफ उसकी मेमोरी को क्रिएट कर लेता है कि अगर इस प्रकार का पैथोजन आएगा तो भैया इसको हमको कैसे मारना है। ये आप कह सकते हैं कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बहुत खास विशेषता है कि इसके अंदर आपकी मेमोरी डेवलप हो जाती है किसी भी प्रकार के पैथोजन को लेके, कि इस प्रकार के पैथोजन को किस तरीके से किल करना है, किस तरीके से मारना है, किस तरीके से डिस्ट्रॉय करना है। वही चीज लिखी है, वंस अ बॉडी गेट यूज दिस पैथोजन्स एंटीबॉडीज आर ऑलरेडी टू अटैक देम फॉर सेकेंड टाइम आर नोन एज अ क्या कह सकते हैं, सेकेंडरी रिस्पॉन्स। ठीक है, या आपका नेचुरली एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो भी आप कह लीजिए, सेकेंडरी रिस्पॉन्स भी कह सकते हैं, नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी कह सकते हैं, आपके ऊपर है, जो भी आपका मन में है वो कह लीजिए। आप सीधी सीधी सी बात है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर कुछ खास विशेषताएं होती हैं, कुछ खास फीचर्स होते हैं, जरा आप उसको भी देख लीजिए। ठीक है, सबसे पहला फीचर है आपका स्पेसिफिसिटी। इसका तो बहुत सिंपल सा मतलब है कि ये बहुत स्पेसिफिक पे काम करता है। कोई पैथोजन आता है हमारी बॉडी में तो उस पैथोजन के हिसाब से उसी के लिए विशिष्ट प्रकार के इम्यून सिस्टम को डेवलप करता है, जो उसी प्रकार के पैथोजन को ही किल करने का काम करेगा, किसी और को नहीं। मान लीजिए कोई वायरस आया है तो वो ऐसा इम्यून सिस्टम डेवलप करता है कि ये सिर्फ उसी प्रकार के वायरस को ही किल करने का काम करेगा। तो इसी वजह से आप क्या कह रहे हैं, एक स्पेसिफिक चीज पे, एक स्पेशल पर्सन पे, एक विशिष्ट चीज पे वर्क कर रहा है। तो ये क्या हो गई, ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी की खासियत हो गई कि एक स्पेसिफिक चीज पर वर्क करता है। इसी वजह से ये इसकी पहली खासियत हो गई। इसीलिए इस चीज के बारे में हम इसको इसकी फीचर्स के अंदर नोट कर सकते हैं। पहला फीचर तो हो गया कि ये एक विशिष्ट चीज पे, एक स्पेशल पर्सन पे या एक स्पेशल पैथोजन के ऊपर वर्क करता है। इसी वजह से ये टॉपिक इसके अंतर्गत आएगा। अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक की। दूसरा टॉपिक है डाइवर्सिटी, जो कि बहुत नॉर्मल सी बात है। जो हमारी बॉडी है वो बहुत बड़ी वैरायटी ऑफ पैथोजन्स को पहचानने का काम कर लेती है, उनको डिटेक्ट कर लेती है। अलग अलग वैरायटी के पैथोजन को डिटेक्ट करने का काम हमारी बॉडी कर लेती है, चाहे वो प्रोटोजोआ से लेके वायरस, किसी की भी बात कर लीजिए। हर प्रकार के जो पैथोजन्स होते हैं उनको डिटेक्ट करने का काम, उनको पहचानने का काम, माफ़ कीजिएगा, हमारी जो बॉडी है वो कर लेती है। तो ये भी क्या है, ये भी उसकी एक विशेषता ही हो गई। तीसरा आपका हो गया डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड माफ़ कीजिएगा भैया, डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। ठीक है, यानी कि खुद की सेल और दूसरे की सेल में भी पहचान करने का बड़ा अच्छा गुण होता है। यानी कि अपनी सेल और बाहर से आई हुई सेल यानी कि फॉरेन सेल के बीच में भी डिफ्रेंशिएट क्रिएट कर लेते हैं, पहचान लेते हैं कि कौन सी अपनी सेल है, कौन सी बाहर से आई हुई सेल है यानी कि फॉरेन सेल है। इसको पहचानने का भी काम ये कर लेते हैं। तो ये भी उसकी एक खासियत ही हो गई। और चौथी बात तो आपको पता ही है कि ये मेमोरी को
डेवलप कर लेता है, जो कि मैंने आपको बताया ही कि जिस भी पैथोजन से एक बार ये लड़ लेता है उसके खिलाफ ये मेमोरी डेवलप कर लेता है कि हाँ भैया इस प्रकार के पैथोजन को हमने इस तरीके से मारा था। तो पहली बार तो वो कैसे भी करके किल करके आपका डेवलप कर लेता है, फिर नेक्स्ट टाइम जब भी कभी इस प्रकार का पैथोजन हमारी बॉडी में इंटर करता है तो इसको याद आ जाता है कि हाँ ये पहले भी आ चुका है, इससे पहले भी मैं लड़ चुका हूँ और इसको मैंने इस तरीके से पहले भी हराया था, तो इस बार भी हरा देंगे, क्या दिक्कत है भाई, हरा देंगे ना, इस बार भी हरा देंगे। तो ये हो गया मेमोरी क्रिएट करने का ये फ़ायदा हो गया, उससे उसको याद रहता है कि किस तरीके से इसकी कहानी को ख़त्म करना है। तो यहाँ पे हमने क्या समझ लिया, यहाँ पे हमने इसको फीचर्स को समझ लिया। अब ज़रा सी बात करेंगे कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी में कौन कौन से सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। जिस तरीके से हमने देखा था कि आपके इन्नेट या आपके नेचुरल इम्यूनिटी में कौन कौन से सेल इन्वॉल्व थे, वैसे ही अब इसमें भी देखेंगे कि कौन कौन से सेल इन्वॉल्व होते हैं। तो एक आपका बी सेल है, एक टी सेल है, यानी कि बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट सेल। अब इसको समझ लेते हैं, इनके कार्य क्या है वो भी समझ के क्लियर कर लेंगे। बाकी बात की जाए एक्वायर्ड इम्यूनिटी की तो ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक आपका एक्टिव, एक आपका पैसिव। ठीक है, तो एक्टिव पैसिव को बाद में देखेंगे। सबसे पहले बी लिम्फोसाइट या बी सेल, सिंपल सी बात है, बी सेल और टी सेल को पहले देख के क्लियर करते हैं। ठीक है,